नमस्ते। श्री यादे एजुकेशन ग्रुप से नीतू कंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कल कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जो नौवां चैप्टर है उसका नाम है भारतीय कृषि, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने परिचय पढ़ लिया था। और भारतीय कृषि के कितने रूप हैं, जैसे कि खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और जायद की फसल होती है। ये जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। उसके बाद रबी की फसल है, रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और उसके बाद ये जो जायद की फसल आती है, और खरीफ की फसल में क्या क्या आते हैं, जो कि मानसून क्षेत्र आता है। उस टाइम जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम हम खरीफ की फसल बोते हैं, जिसमें चावल आते हैं, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि होते हैं। और इनको अगर सिंचाई ना भी की जाए तो भी ये बरसात से या वो पानी पर्याप्त होता है इनके लिए, जो बारिश का पानी होता है वो पर्याप्त होता है। लेकिन जो रबी की फसल है ना, तो इसके लिए तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिसमें गेहूँ है, चना है, तिलहन है, सरसों है, धनिया है, अफीम है। तो ये सभी क्या है, ये रबी की फसलें होती है और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसके बाद कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल में। उसके बाद ये जायद की फसल आती है। जायद की फसल में क्या है, जो तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये जो अभी जो काटी जा रही है ये फसलें जून जुलाई में, और ये बोई कब जाती है, ये फरवरी अप्रैल में बोई जाती है। तो ये 3 प्रकार की फसलें होती है, इनके बारे में हमने जान लिया था अच्छी तरीके से। और जो व्यावसायिक फसलें हैं, औद्योगिक फसलें हैं, कौन कौन सी है, जैसे खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, ये सभी आ जाती है। व्यावसायिक फसलों में क्या आते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, जूट, तंबाकू, ये सभी आ जाते हैं। तो इनको क्या है कि ये नकदी फसलें होती है और इनको बेच दिया जाता है। तो जैसे गेहूँ है, गेहूँ के बारे में हमने पढ़ा था, जो सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पे होते हैं, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होते हैं, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में। तो इस प्रकार से गेहूँ के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, कितना तापमान चाहिए उन्हें, 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए गेहूँ को, और जो वर्षा है वो 25 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। और ये भारत में फसलों का जो क्षेत्र है इनके बारे में हमने पढ़ा था। बाजरा सर्वाधिक राजस्थान में होता है और मूंगफली सर्वाधिक गुजरात में होती है। कपास जो है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। और इन सब के बारे में, और जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, अच्छे से जान लिया था कल। और चावल के बारे में हमने पढ़ा था, चावल जो कि सर्वाधिक कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और तापमान कितना चाहिए इसके लिए, 16 से 27 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए चावल के लिए। तो हमारे राजस्थान में भी होते हैं चावल, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, जो हाड़ौती का क्षेत्र आता है। हाड़ौती के क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब आ जाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ लिया था। मक्का के बारे में पढ़ लिया था। खरीफ की फसल में नंबर 1 पे आती है चावल, दूसरे नंबर पे मक्का आता है खरीफ की फसल में। और फिर बाजरा सर्वाधिक राजस्थान में होता है और विश्व में जो भारत है वो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, इसके बारे में पढ़ लिया था। और भारत की जो प्रमुख दलहन फसलें हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा था कल। और जो वाणिज्यिक या नकदी फसलें हैं जैसे गन्ना है, तो गन्ना सर्वाधिक कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। अगर वैसे तो साउथ इंडिया में होता है, लेकिन अगर उत्तर भारत में देखें तो ये यहीं पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो हमने गन्ने के बारे में पढ़ लिया था। और अब हम कपास के बारे में पढ़ लेते हैं। आज शुरू करते हैं कपास से, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो अब शुरू करते हैं कपास से। कपास, भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से ही रहा है, यानी पुराने समय से ही जो भारतीय हैं इनको कपास से वस्त्र बनाने का ज्ञान था। जब ये यूरोप के लोग हैं ना,
जंगली थे, यानी जंगलों में रहते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वस्त्र क्या होता है। तो उस टाइम हमारा जो भारतीय लोग हैं वो वस्त्र बनाने की तकनीक जानते थे। उस टाइम यूरोप के लोगों को वस्त्र के बारे में पता ही नहीं था, वो नग्न अवस्था में रहते थे। उस टाइम हमारे भारतीयों ने वस्त्र बनाने की कला सीख ली। लेकिन यूरोपवासी है, जो अंग्रेज है, वो यहाँ पे आकर जो भी यहाँ की पुस्तकें थी उन सब का अनुवाद करके ले गए और फिर बोलते हैं कि सब कुछ हमने ही किया है, ये भारतीय, ये अनपढ़ गंवार है, ये कुछ नहीं जानते। ये यूरोपवासी कहते हैं। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। कितनी? 6.7% भाग पर। भारत में कपास खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। तो ये कपास है, ये कब बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में, यानी जिस टाइम हम बाजरा है, मूंग है, ये सब बोते हैं, उसी टाइम कपास की जो है वो बोई जाती है। कपास बोया जाता है खरीफ की ऋतु में। इस फसल के लिए तापमान कितना चाहिए? 20 से 35 सेंटीग्रेड। कितना? 20 से 35। और जो वर्षा है वो 75 से 100 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए कपास की खेती के लिए। और गहरी तथा काली मिट्टी व चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए, और चूने में पोटास की मात्रा वाली मिट्टी चाहिए। भारत में कपास की 3 किस्में होती है। तो जो ये कपास है, ये कितने प्रकार की किस्में होती है? भारत में 3 प्रकार की। जैसे एक होता है लंबा और महीन रेशे वाली कपास, जिसे हम अमेरिकी कपास भी बोलते हैं। भारत में कुल कपास उत्पादन का 50% इसी के अंतर्गत है। भारत में जो उत्पादन होता है कपास का, उसका 50% यही है। ये अमेरिकन कपास बोलते हैं, जिसको लंबे महीन रेशे वाली कपास बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है? पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान में उत्पादित होती है ये कपास। अब अगली है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, भारत में कुल कपास उत्पादन का 40% इसी कपास की किस्मों का होता है। तो ये कितना होता है? जो मध्यम रेशे वाली कपास है, ये 40% होती है। और इसका उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। अब तीसरी किस्म है छोटे रेशे वाली कपास। कौन सी है? छोटे रेशे वाली कपास। ये कुल कपास उत्पादन का मात्र 10% है। कितना है? कुल कपास उत्पादन का मात्र 10% है छोटे रेशे वाली कपास, जिस देश के अधिकांश भागों में अल्प मात्रा में बोया जाता है। तो इसकी खेती कम की जाती है छोटे रेशे वाली कपास की भारत में। अब अगला है देश में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर है। गुजरात मूंगफली में भी प्रथम स्थान पर ही है गुजरात, और कपास के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि दोनों में ही गुजरात प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कपास के लिए अनुकूल स्थिति है, काली मिट्टी है उधर, तो महाराष्ट्र है। और स्थान में आंध्र प्रदेश है तीसरे स्थान पर। क्या है? आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पंजाब तथा हरियाणा में भी कपास का अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में कपास का उत्पादन मांग से कम होने के कारण अतिरिक्त मांग की भूमि हेतु भारत, अमेरिका, सूडान, केनिया और मिस्र से कपास का आयात करता है। जो ये भारत है, तो भारत में कपास का जितना उत्पादन होता है मांग से कम होता है। मांग ज़्यादा है हमारे भारत में कपास की, लेकिन उत्पादन कम होता है। इस कारण अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए जो भारत है वो कपास कहाँ से मंगाते हैं? अमेरिका से, सूडान से, केनिया से और मिस्र से कपास मंगाते हैं। राजस्थान में कपास का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में किया जाता है। तो ये कपास के बारे में हमने जाना था। तो राजस्थान में भी होता है कपास, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, उत्तरी राजस्थान में होता है, और हाड़ौती का जो क्षेत्र है उधर भी होता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है वो कपास के अनुकूल है। अब है जूट। जूट के बारे में पढ़ते हैं क्या है। भारत में जूट एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है। जूट के पौधे के तने कागज एवं लुगदी उद्योग एवं रस्सेदार छाल बनाई एवं बुनाई हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो जूट है, इनके पौधे के जो तने हैं, कागज है, लुगदी है, उद्योग और रस्सेदार जो छाल है वो बंधाई और बुनाई हेतु प्रयोग में ली जाती है। उष्णकटिबंधीय
आर्द्र जलवायु इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सर्वाधिक जूट कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और जो चावल है वो भी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही होता है, जहाँ देश के लगभग 60% जूट का उत्पादन होता है। कहाँ पे? 60% कहाँ पे होता है भारत का? पश्चिम बंगाल में होता है। असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये भारत के कपास एवं जूट फसल क्षेत्र, भारत के कपास एवं जूट फसल क्षेत्र, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कपास कहाँ पे होता है सर्वाधिक? ये देखिए, ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे है, तमिलनाडु आता है इधर, तो यहाँ पे होता है कपास। और ये देखिए, ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे महाराष्ट्र आता है और गुजरात भी आता है इधर, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इस क्षेत्र में होता है कपास सर्वाधिक। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी होता है कपास। अब जो ये जूट है ये कहाँ पे होता है? ये देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल दिख रहा है यहाँ पे होता है। और जो पूर्वोत्तर राज्य है इधर होता है, ये देखिए इधर होते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में होते हैं जूट। और अब हम तिलहन के बारे में पढ़ लेते हैं। तिलहन, देखिए, तिलहन फसलों के बीजों से खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। जो ये तिलहन का है फसलें, इनसे हम खाने के लिए तेल यूज में लेते हैं। भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में विश्व का टोटल जो 10% है वो भारत में उत्पादन होता है किसका? तिलहन का। तिलहन फसलें खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में उत्पादन की जाती है। यानी खरीफ की फसलों के साथ में भी हम तिलहन की जो फसलें हैं वो बो देते हैं, और रबी की फसलों के साथ भी हम जो तिलहन की फसलें हैं वो बो देते हैं। जैसे रबी की फसल के साथ में सरसों हैं, ये सब हम बोते हैं। और खरीफ की फसल के साथ में हम तिल बो सकते हैं, उनसे भी, और मूंगफली बो सकते हैं, तो उनसे भी हमें तेल प्राप्त होता है। भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में जैसे मूंगफली है, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है, अलसी है, और अरंडी है, और सोयाबीन है। इनसे क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो ये तिलहन फसलें हो गई। भारत में मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती है। ये जो मूंगफली है और ये सरसों है, ये टोटल तिलहन का 80% भाग ही ये दोनों उत्पादित होती है। मूंगफली और सरसों ये सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। बाकी जो ये अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है, ये सब थोड़े बहुत 20% में ये सभी पैदा होते हैं। तो अब जो मूंगफली है, मूंगफली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारत में ये ब्राज़ील मूल की फसल है। कहाँ की है? ब्राज़ील की है ये, वहाँ की मूल फसल है ये मूंगफली। विश्व का 30% मूंगफली उत्पादन भारत में ही किया जाता है। कितना? 30%। भारत में 30% मूंगफली का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। ये भारत में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। तो ये मूंगफली कब बोते हैं? खरीफ की ऋतु में, जब मानसूनी वर्षा होती है तो उसी टाइम बोते हैं। यानी खरीफ की जो ये फसलें बोई जाती है उसी के साथ ही मूंगफली की जो है ये बोई जाती है। देश की कुल तिलहन की फसल का जो 45% भाग है वो मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है। जो तिलहन है उनका 45% भाग किससे प्राप्त करते हैं? मूंगफली से प्राप्त करते हैं। देश में मूंगफली की 85% पैदावार कहाँ पे होती है? गुजरात में। यानी सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पे होती है? गुजरात में ही होती है सर्वाधिक। प्रथम स्थान पर है मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश में होती है, ये दूसरे नंबर पर है। और जो तमिलनाडु है ये तीसरे नंबर पर है। और महाराष्ट्र तथा जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे होती है। राजस्थान में कहाँ पे होती है? चित्तौड़ है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, राजस्थान है। नेर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। अब अगली है सरसों। सरसों के बारे में पढ़ते हैं। ये भी तिलहन फसल ही है सरसों।
देखिए विश्व की जो 70% सरसों है, 70% वो भारत में उत्पादित होती है। यानी 70% भाग सरसों कहाँ पे उत्पादित होता है? 70% भारत में उत्पादित होता है। तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35%, कितना? 35% सरसों से ही प्राप्त किया जाता है। जो तिलहन फसल है उनका 35% किससे प्राप्त होता है? सरसों से प्राप्त होता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। जो देश की 85% सरसों है ना, वो कहाँ पे उत्पादित होती है? जो उत्तरी भारत है वहाँ पे होती है। उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे होती है, वहाँ पे दक्षिण भारत में नहीं होती है सरसों, वहाँ पे थोड़ी बहुत होती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में कितना? 41% भारत में प्रथम स्थान पर है। यानी ये जो सरसों है ना, सर्वाधिक कहाँ पे होती है भारत में? हमारे राजस्थान में ही होती है। यानी 41% सरसों। इसीलिए तो सरसों का तेल खाए जाओ बस, क्योंकि सर्वाधिक होती है। तो फिर जहाँ पे होती है वहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं लगता है। हमारे खेतों में होती है तो हम अच्छे से आराम से खाओ ना। फिर जो चीज़ हम खरीद के लाते हैं, बाहर से आती है, वो तो महंगी आएगी फिर। और जो हमारे खेतों में पैदा होती है तो वो तो हमें तो सस्ती लगेगी ना। तो 41% का भारत में प्रथम स्थान पर है कौन? सरसों। ये उत्तर प्रदेश। सरसों का तेल की सब्जी बनती है क्या? सरसों का तेल खाने में काम नहीं आता, सॉरी। शायद बनाते हैं कोई, लेकिन नहीं बनती है शायद। सरसों का तेल क्या काम में आता है? मूंगफली का तेल और सोयाबीन का तेल, इनसे तो सब्जी बनती है, हम खाते हैं। लेकिन ये जो सरसों का तेल है, इनसे बनती है या नहीं बनती है सब्जी, मुझे नहीं पता। मैंने तो कभी बनाई नहीं। हाँ, सरसों का तेल ज़रूर आता है, वो बालों में लगाने के लिए पहले आता था, अभी तो नहीं आता है। अभी तो आंवले का आता है। तो पता नहीं सरसों के तेल से क्या करते होंगे। आपको पता हो तो ज़रूर बताना। तो ये उत्तर प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा में पैदा की जाती है। कहाँ पे? इन राज्यों में। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है कौन? सरसों। ये रबी की फसल है सरसों, और इसके लिए सिंचाई भी ज़रूरी होती है। अब अन्य जो तिलहन की फसलें हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन सी? जैसे अरंडी का तेल आता है, और मशीनों में और साबुन बनाने और चमड़ा शोधन के काम में लिया जाता है। जो ये अरंडी का तेल है ना, ये खाने में काम नहीं आता है। इनसे क्या बनता है? साबुन बनता है, और जो चमड़ा शोधन का काम है वहाँ पे काम में लिया जाता है। अरंडी उत्पादन का जो 65% भाग है वो आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। तो अरंडी सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होती है? यहाँ से। 65% कहाँ से प्राप्त होती है? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश चावल के क्षेत्र में भी नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। और इसके अतिरिक्त गुजरात, कर्नाटका और उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्यों में भी अरंडी का उत्पादन किया जाता है। देश में सोयाबीन उत्पादन का जो 70% है वो मध्य प्रदेश, और 20% जो है वो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, और 10% भाग राजस्थान में पैदा होता है। किसका? सोयाबीन का। तो सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ पे पैदा होती है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये जो विभिन्न फसलें हैं इनके अंतर्गत फसल क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये आपको चार्ट दिख रहा है, जो चित्र बना हुआ है, डायग्राम, उनको आप देख लें अच्छे से। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान देखिए, जो रोजगार का साधन है, प्रथम तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा तो है नहीं कि सभी को सर्विस सेक्टर में नौकरी मिल जाए, या फिर सभी को औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी मिल जाए। जो देखिए कृषि है वो भारत में जो 55.6% जनसंख्या है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से जो कृषि है उनके लिए रोजगार का साधन है। कितने प्रतिशत? 55.6% जनसंख्या का ये प्रत्यक्ष रूप से इनके लिए जो कृषि है वो रोजगार का साधन है। कृषि सहायक कारकों जैसे क्या है? पशुपालन, ये भी कृषि से संबंधित ही है। मत्स्य पालन और वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी जनसंख्या की आजीविका का सोर्स है।
तो जो प्रत्यक्ष रूप से तो 55.6 हो, और बाकी भी जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है और उद्योगों को जो कच्चे माल की आपूर्ति कराते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही जुड़े होते हैं। अब उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, यानी जीडीपी में कितनी सहायक है हमारी भारतीय कृषि, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है, कृषि का सर्वाधिक अधिक रहा है। 1951 में जो योगदान 1993-94 की कीमतों पर 55.11% था उस टाइम, 93 और 94 की कीमतों पर। 1990 में 44.26% रह गया, यानी घट गया, 90 में घट गया। फिर उसके बाद वर्ष 2007 और 8 में 1999 और 2000 की कीमतों पर 17.8% रहा। 2015-16 और 2011-12 की कीमतों पर 15.35% रहेगा। इस कमी का कारण औद्योगिक विकास में द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि है। यानी पहले हमारे जो रोजगार का साधन था ये कृषि ही था बहुत सारी जनसंख्या के लिए, और जीडीपी में भी कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए, अंग्रेजों के आने से पहले कृषि ही थी महत्वपूर्ण रोजगार का साधन, उद्योग धंधे थे नहीं और सर्विस सेक्टर तो था ही नहीं बिल्कुल। तो फिर अंग्रेजों के आने के बाद जो कृषि क्षेत्र है इनकी कमी होती गई कृषि की, और जो औद्योगिक क्षेत्र है इनका विकास होता गया, और जो सर्विस सेक्टर है इनका भी विकास होता गया। अब विदेशी व्यापार में क्या योगदान है कृषि का, देखिए भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2.7% योगदान रखता है। कितना? 2.7%। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश है। कितना? जो कृषि का उत्पादन होता है वो निर्यात की दृष्टि से 10वां बड़ा देश है। ये भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। कौन? कृषि। कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में क्या होता है, यानी निर्यात यानी बेचना, तो क्या है, जैसे चाय बेचते हैं, भारत से बाहर विदेशों में जाती है, फॉरेन कंट्रियों में जाती है चाय। चीनी हो गई, तिलहन हो गया, तंबाकू हो गया, ये मसाले हो गए, गरम मसाले, ताज़े फल हो गए, बासमती चावल हो गए, आदि फसलें ना, इनका निर्यात किया जाता है। चाय है ना, और ये जो गरम मसाले हैं ना, इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे जो ठंड ज़्यादा है, तो इस वजह से वो हमारे भारत के जो गरम मसाले हैं, तो सर्वाधिक गरम मसाले केरल में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, तो इसलिए ये निर्यात में नंबर 1 पे होते हैं। अन्य कृषि सामग्री जैसे कि जूट, कपड़े, मुर्गी पालन आदि उत्पाद भी इनमें सम्मिलित है, जबकि आयात में खाद्यान्न व खाद्य तेल सम्मिलित किया जाता है। अब है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। जो उद्योग है, छोटे मोटे उद्योग है, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी कहाँ से होती है? कृषि से ही होती है। जैसे कि भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे क्या है, कपड़ा उद्योग है, तो कच्चा माल क्या है, जैसे कपास है, तो ये कच्चा माल ही है एक तरह से, फिर इनसे कपड़ा बनता है, तो ये भी कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग है, गन्ना है, और वनस्पति तेल है उद्योग है, जूट उद्योग है, रबड़ उद्योग है, और तथा मसाला उद्योग को कच्चा माल कृषि फसलों से मिलता है। तो ये जो उद्योग है छोटे बड़े, तो इनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है, तभी ये उद्योग चलते हैं। तो ये भी मान लो कृषि से संबंधित ही है, तो इनको भी ज़रूरत होती है कच्चे माल की। तो औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, जो औद्योगिक उत्पाद है उनके लिए बाजार। भारत की जो 60% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कितने प्रतिशत? 40%। बाकी की 60%, बाकी की 40% शहरों में निवास करती है, जो कि कृषि पर निर्भर है। जो ये 60% जनसंख्या है ना, ये जो गाँवों में निवास करती है, ये कृषि पर ही निर्भर है। इनकी आजीविका का साधन क्या है? कृषि है। कृषि से संबंधित यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर है, जुताई है, उपकरण है, खाद है, कीटनाशकों के लिए ये क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है। तो कौन बाजार उपलब्ध कराता है? ये कृषि से संबंधित ही है सभी। तो ये भी मान लो जो औद्योगिक क्षेत्र है इनमें कृषि कितना सहयोग देती है, तो ये सभी बाजार उपलब्ध कराते हैं। भारतीय कृषि का आकलन
करें तो हम ये पाएंगे कि कृषि जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, क्योंकि 60% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है गाँव की। वहीं रोजगार तथा आय का सृजन का बड़ा साधन है कृषि। परंतु कृषि पर मानसून की निर्भरता तथा उसकी अनिश्चितता व अनियमितता तथा बाढ़ व सूखे की अभिषेका के कारण उत्पादन कम हो रहा है। वैसे तो हम पूरी तरह से जो गांव के लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन जो कृषि है वो मानसून कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, कोई सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है उनका समय। कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इस वजह से क्या है कि जो कृषि है इनमें उत्पादन में कमी आई है। यदि भारत में कृषि का विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन स्वरूप व उत्पादन का जीवन निर्वाह प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा। अगर हमें कृषि का जो विकास करना है, अगर हमें कृषि का विकास करना है तो हमें जो कृषि के जो प्राचीन स्वरूप है वे जो उत्पादन का जीवन निर्वाह है उनमें परिवर्तन करना होगा। और साथ में जो कृषक हैं उनको अशिक्षा, उनमें जो गरीबी है, ऋणग्रस्तता है, उनको दूर करना होगा। तभी भारतीय कृषि और कृषकों का विकास होगा। अब इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ताकि पूरे पाठ का हमारा रिवीजन हो जाएगा। अभी वो कौन एक लड़की है वो बोल रही थी कि मैम ट्यूशन करवाओ, आप ट्यूशन करवाओ। अभी 6 से लेके 10 तक की बुक एक बार पढ़ लें, फिर ट्यूशन ही शुरू करेंगे हम वापस स्टार्टिंग से सभी क्लास के। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि भारत की 54.6% जनसंख्या वर्तमान में भी कृषि तथा संबंध क्षेत्रों में आजीविका प्राप्त करती है। संबंध क्षेत्र जैसे क्या हो गए, पशुपालन हो गए, और जैसे मान लो इनके लिए जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो हो गए हैं। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है कृषि को? 3 भागों में, हमने अभी पढ़ा था। जैसे कि खरीफ की फसल है और रबी की फसल है, जायद की फसल है। भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदानों की प्रधान फसल चावल और गेहूं है। तो जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है वहाँ की प्रधान फसल क्या है? चावल और गेहूं है। औद्योगिक फसलें क्या है? जिनसे बेचकर हमें हाथों हाथ पैसा मिल जाता है। वो उनको हम खाने के लिए तो रख नहीं सकते। तो औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग क्या है? व्यवसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में किया जाता हो। इन्हें मुद्रादायनी या नगदी फसलें भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से गेहूं की फसल के उत्पादकता एवं उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ये जो हरित क्रांति चली थी, ये क्रांतियाँ चली थी ना, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति किसके लिए थी? मत्स्य पालन के लिए थी। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? सिंचाई। इसके बाद है कि भारत में चावल की 3 फसलें, जैसे अमन जो कि शीतकालीन है, आउस जो कि शरदकालीन है, और बोरो जो कि ग्रीष्मकालीन है, इनका उत्पादन किया जाता है। तो चावल में की 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। मक्का की फसल को खाद्यान्न व औद्योगिक दोनों रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये जो मक्का की फसल है इनको खाने के रूप में भी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रयोग में लिया जाता है। भारत में उत्पादन की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल यही है, मक्का। दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने की उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की आर्द्र जलवायु है, वो गन्ने के लिए उपयुक्त है, तो गन्ना वहाँ पे सर्वाधिक होता है। लंबे व महीन रस्से वाली जो कपास है वो अमेरिकन कपास है, जो कि कुल उत्पादन का कितना है? 50% है। और ये कहाँ पे होती है? जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो यहाँ पे होती है, और इसको नरमा के नाम से जाना जाता है। देश की जो 41% सरसों है वो राजस्थान में उत्पादित होती है। कितने? 41%। राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग सरसों उत्पादन में अग्रणी है। तो ये देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण अति लघुरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं अपने, अगर आप लोगों के पास बुक हो तो बुक में देख लीजिए और अपनी कॉपी में उतारिए ये क्वेश्चन, इनके उत्तर लिखिए ताकि अच्छे से दिमाग में याद हो जाए। पढ़ने से जितना याद नहीं होता है और जितना कि
लिखने से होता है। तो लिख के याद कीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। और इनका आंसर ढूंढें अपनी बुक्स में और इनके आंसर लिखें। और भारत में जो बागानी फसलें हैं वो कौन कौन सी है, और मुद्रादायनी फसलों से क्या आशय हैं। चावल, भारत में चावल की कितनी फसलें होती है, अभी हमने सभी पढ़ा था। राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है, सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है। तो मैं तो ये इनके आंसर बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगी तो आप क्या करोगे फिर। अगर आप लोगों को आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इनके आंसर। ज़्यादा सबके नहीं बता पाते हो तो एक दो के ज़रूर बताएं, सभी जो भी स्टूडेंट्स देखते हो आप, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी ज़रूर देखें वीडियो को, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, जीके हैं, और इनमें से ही आता है, बाहर से कुछ नहीं आता है। आप रीट की तैयारी करो, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार, तो ये सब ये बेसिक नींव है, इसमें से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आता है। वो गाइड है ना, गाइड में सब कुछ नहीं होता है, इनमें सब कुछ है। 6 से लेकर 10 तक की बुक पढ़ लो आप, सब कुछ है इसमें से। मान लीजिए लाइन टू लाइन पढ़िए, ऐसा नहीं है कि हमें तो बस शॉर्ट नोट्स चाहिए, नहीं। आप एक बार इनको लाइन टू लाइन पढ़िए, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर ये कोई गाइड ले आइए, उनको पढ़ लीजिए। तो नरमा से आप क्या समझते हो, और ये देखिए, ये लघुरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, निबंधात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये तो आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, और कल हम पढ़ेंगे। अब आज हम शुरू करेंगे तो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही, कल हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ सुधार करना है, पढ़ाने का जो तरीका है उसको आप चाहते हो कि अलग तरीके से पढ़ाए तो वो भी ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। तो जय हिंद, जय भारत।